सभी डिजिटलर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, डोमेन ड्रिवन डेवलपमेंट, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि आज के ज़माने में अगर आप कोई भी एक क्वालिटी प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो कि स्क्रैच से बिल्ड होता है और आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म जैसे 10 ईयर तक उस पर कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कोडिंग होती रहेगी, तो आपको इन अप्रोचेस का बारे में पता भी होना चाहिए और इनको इम्प्लीमेंटेशन करना भी कैसे होता है उसके बारे में भी जानकारी आपको ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट TDD से के नाम से भी जो फेमस है, DDD और BDD, इसके स्कोप के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है और कैसे ये आपकी कोड क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, ताकि ना कि आप स्क्रैच से भी कोई डेवलपमेंट करें तो उसमें कोई भी सीवियरिटी 1 का डिफेक्ट आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे। आपका कोड क्वालिटी इतना ज़्यादा अच्छा बनेगा और आप जो भी सोल्यूशन डिज़ाइन करेंगे उसमें जो भी वेल डिफाइंड आर्किटेक्चर आप लोगों के वहाँ पे होगा वो भी अपने आप इम्प्लीमेंटेशन उसका हो जाएगा। प्लस अगर आप 10 ईयर्स तक भी उसमें आप सोचते हैं कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऐसे होती रहेगी, क्योंकि मार्केट की नीड के हिसाब से आपका कोड तो हमेशा देखिए कुछ ना कुछ एनहेंस होता ही रहता है। उसके बावजूद भी अगर आपने 10 साल पहले कोई कोड बनाया होगा उसमें भी कोई डिफेक्ट ना आए, वो सारी चीज़ें इमीडिएटली इम्पैक्ट जैसे होता है ना, कभी आप एक फाइल में इम्पैक्ट कोई कोडिंग करते हो तो वो हो सकता है बहुत पुराने कोड में भी इम्पैक्ट करते हो, पुराना कोड न चलना बंद हो जाए और उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, वो चीज़ें भी आने की कोई प्रॉब्लम आप कभी सोच ही नहीं सकते कि ऐसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हमेशा डिफेक्ट फ्री कोड अगर आपको बनाना है और इस तरीके से बनाना है ताकि अगर आपकी जो बिजनेस नीड है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके यूजर्स आपको कहते हैं, वो सारी चीज़ें, स्टोरीज वगैरह, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वगैरह, हर एक चीज़ एकदम क्लियर हो, उसी के बेसिस पे ही वेल डिफाइंड अगर कोड बनाना चाहते हैं, जैसे आपकी जो मैपिंग होती है रिक्वायरमेंट के साथ एज इट इज़ कोड के साथ बहुत टाइटली कपल्ड होनी चाहिए, कभी भी उसमें कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों में ही आपका जो मदद करता है वो आपका TDD, DDD और BDD जो बिहेवियर होता है, इनकी ग्रुपिंग का कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट कॉम्बिनेशन के रूप में फॉलो होता है। तो चलिए इनको समझते हैं बहुत अच्छे से कि क्या होते हैं और हम इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अभी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आजकल आप जानते होंगे कोई भी डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं माना जाता है जब तक आप उसका यूनिट टेस्ट कोड नहीं लिख देते हैं। मतलब अगर आप जावा में कोड कर रहे हैं तो आप JUnit में टेस्ट कोडिंग जरूर लिखते होंगे, ठीक है। तो जब तब तक आपका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं माना जाता अगर आपने JUnit में कोडिंग नहीं लिखी होती है। इसी तरीके से अगर .NET पे करते हैं तो आपका NUnit करके फ्रेमवर्क होते हैं। हर मतलब लैंग्वेजेस में यूनिट टेस्ट केसेस इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क होते हैं और आपने जो भी कोडिंग का पार्ट लिखा हुआ है उसके इन पैरेलल में आपका वो यूनिट टेस्ट केसेस वाला कोड भी होना चाहिए, ठीक है। यूनिट अगर टेस्टिंग की मैं बात करूं कि यूनिट टेस्टिंग होती क्या है, तो देखिए अगर आपकी क्लास में मान लीजिए 10 मेथड्स हैं तो हर एक मेथड के अगेंस्ट उसको, हर मेथड को टेस्ट करने के लिए कि जो उसका इनपुट पैरामीटर पास होता है उस मेथड के अंदर और उससे जो आउटपुट एक्सपेक्ट होता है, सिर्फ उस मेथड की अगर टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए हम एक यूनिट टेस्ट मेथड सेम टू सेम बनाएंगे जिसमें कुछ डमी वेरिएबल्स पास करेंगे हम, जो कि हमें एक्सपेक्टेड है कि यूजर्स के थ्रू आ सकता है और उसके थ्रू जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं उस आउटपुट की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत ये भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि हमने नल वगैरह पास कर दिया, कभी कभी हो सकता है भाई यूज़र की तरफ से कुछ ना कुछ रॉन्ग बिहेवियर का मेथड अगर एग्जीक्यूशन हो जाता है तो भी हमारा कोड ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, उसमें कुछ एरर आ जाएगी, उसको भी हैंडल करने का तरीका होता है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे टेस्ट हो जाती है। तो यूनिट लेवल पे आपकी पूरी टेस्टिंग हो जाती है छोटे छोटे मेथड की। वहाँ पे ये टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए इन जनरल क्या अप्रोच होता है हमारा कि हम कोई अगर कोडिंग करते हैं तो उस कोडिंग को पूरा कंप्लीट करने के बाद हम उसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मैनुअल टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इस अप्रोच को TDD ने चेंज कर दिया। TDD ने क्या बोला कि जो आपका JUnit का जो टेस्ट मेथड है, जो उस पर्टिकुलर मेथड को चेक करने वाला था, ठीक है, आप वो JUnit वाला मेथड जो टेस्टिंग का है उसको आप पहले लिखिए, ठीक है। पहले लिखने से क्या फ़ायदा होगा आपका कि जो आपने मेथड बनाया नहीं है, जो मेथड एक्चुअल में एग्जीक्यूशन कोड का मेन कोर पार्ट है जिसका आपको डेवलपमेंट करना था, तो ये जो JUnit का पार्ट है वो पहली बार में तो फेल होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपने वो कोड मेथड वैसा लिखा नहीं है। अब आप जो मेथड कोड लिखेंगे वो वैसा लिखेंगे
जिसके थ्रू जे यूनिट ये पास हो जाए। और अगर ये पास हो गया तो इसका मतलब आपने जो कोडिंग कर रखी है वो सही कोडिंग कर रखी है, ठीक है। और वही है कि रिफैक्टर का मतलब ये हुआ कि जो भी उसमें आपने कॉम्बिनेशन रखे हैं, चाहे नल पैरामीटर पर भी आप चेकिंग कर रहे हैं, जो भी उसके वेरिएबल्स हैं, मतलब निगेटिव टेस्टिंग भी कर रहे हैं और पॉजिटिव टेस्टिंग भी कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कोड को जो रिफैक्टर कर रहे हैं, मॉडिफाई करते जा रहे हैं, ताकि आपका जो जे यूनिट वाला कोड है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूशन होकर पास हो जाए। इसी अप्रोच को हम कहते हैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। मतलब हमने जे यूनिट का कोड, टेस्टिंग वाला कोड पहले लिखा जो कि फेल हो रहा है, उसको पास करने के लिए हमने सही कोडिंग करके मेथड लिखा जो कि इनपुट और आउटपुट पैरामीटर को एक्सपेक्ट करता है, और आपका जे यूनिट तब पास हो जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद डिज़ाइन ड्रिवन डेवलपमेंट की। देखिए, डिज़ाइन ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ एक तरीके से कि आप देखिए कि हमारा जो बिजनेस का नीड है ना, उस जो मतलब बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा तो जो माइक्रो सर्विसेज की अप्रोच आई है उसकी, वो कहीं ना कहीं डिज़ाइन ड्रिवन डेवलपमेंट से आई थी। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपका बिगर डोमेन है वो कहीं ना कहीं सब डोमेन में हमेशा उसको डिवाइड करना पड़ेगा, हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और हर सब डोमेन का एक उसका यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। मतलब उसकी जो भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक इतना बड़ा सा कोड लिख रखा है जिसमें सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड इतनी ज़्यादा हैं कि किसी एक सब डोमेन में भी चेंज करने के लिए बाकी सब में इम्पैक्ट अपने आप पहुंच जा रहा है, ठीक है, जो कि माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। तो आपका जो डोमेन है उस डोमेन से स्पेसिफिक चीज़ें ही आप बिजनेस यूजर से आप डिस्कस करेंगे, एक कॉमन लैंग्वेज ऐसी बनाएंगे जिसमें ये चीज़ें क्लियरली, मतलब कोई टेक्निकल इसमें भाषा नहीं यूज़ होगी, आपकी कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं होगी, ठीक है। आप अपने जो भी डोमेन है उस डोमेन को अगर आप कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वो एक यूनिक फीचर लगने लग जाए, जैसे पेमेंट सिस्टम अलग अलग चीज़ हो गई आपकी, ठीक है, और जैसे आपका प्रोफाइल मैनेजमेंट अलग चीज़ हो गया, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये डिस्कशन आप बिजनेस यूजर्स और डेवलपर्स के या एनालिस्ट का यूसेज करके आप करेंगे, और उस डोमेन को समझ के, ताकि वो डोमेन आपका इंडस्ट्री के जो आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन होगा उससे भी मैपिंग रहे, उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव से भी मैपिंग रहे, वो डोमेन ड्रिवन डिजाइन भी किया जाता है। मतलब उसमें बिग पिक्चर देखी जाती है इसमें, ठीक है। ऊपर के लेवल से आप देखते हैं कि भाई हमारा जो एक्चुअल में कोड इंप्लीमेंटेशन होने वाला है वहां पे भी किस तरीके से इन सब चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्रीज के पैरामीटर्स हैं, या जो हमारे इंडस्ट्रीज में जो सारी चीज़ें डिपार्टमेंट्स रन होते हैं, उसके बाद आपका जो डोमेन रन होता है, ताकि उस डोमेन से स्पेसिफिक अगर कोई चेंज कल को आता है तो आपको किसी और जो भी सोल्यूशन है उसमें आपको, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपकी इंडस्ट्रीज में हो सकते हैं जो अलग अलग डोमेन को सपोर्ट करते हो, वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ में होगा जो सब डोमेन से रिलेटेड कोई अगर चेंजेस करने हो, ठीक है। तो ये आपका इसीलिए माइक्रो सर्विसेज का अप्रोच आता है। जैसे बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें हर, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप आजकल तो सभी जानते ही, आप माइक्रो सर्विसेज अप्रोच के थ्रू करते हैं कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ताकि अगर कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम में आप कुछ चेंजेस लेना चाहें तो बाकी के सारे जो सिस्टम ऑलरेडी अप है वो डाउन ना करने पड़े, पहले सारा कोड एक में ही आ जाता था। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए प्रोफाइल मैनेजमेंट, पेमेंट सिस्टम सब कुछ एक ही कोड में है, तो प्रोफाइल मैनेजमेंट में चेंजेस करने के लिए आपको पेमेंट वाला सिस्टम भी डाउन करना पड़ता है, जो कि सही चीज़ नहीं है, ठीक है। तो माइक्रो सर्विसेज अप्रोच में आपका वही जो सेपरेट ईआरस वगैरह बनी थी, ठीक है, तो उसमें हर चीज़ सेपरेट हो गई थी, वो डोमेन ड्रिवन लैंग्वेज की वजह से ही आया था। हालांकि मैंने डिटेल ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें माइक्रो सर्विसेज, एपीआई और वेब सर्विसेज में क्या अंतर होता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें और ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरा पर्पस ये था कि आपको समझाने का कि डिज़ाइन ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ठीक है, टीडीडी में आपको समझ में आ गया बात कि आपको अगर जावा में कोडिंग करते हैं तो जे यूनिट पे करना पड़ेगा, .NET में करते हैं एन यूनिट, ऐसे हर लैंग्वेज का कुछ ना कुछ यूनिट फ्रेमवर्क होता है, यूनिट लेवल फ्रेमवर्क कोडिंग होती है, वो आपको करनी पड़ेगी। हर क्लास के जो मेथड्स वगैरह आप बनाएंगे उस मेथड के मैपिंग के हिसाब से यूनिट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। डिजाइन ड्रिवन डेवलपमेंट में क्या हुआ, आपको जो फंक्शनल बिजनेस नीड है उनको डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट में, अगर आपको लगता है कि कई अलग अलग डोमेन में मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं अलग अलग माइक्रो सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो वो सब चीज़ें आपको डिजाइन ड्रिवन डेवलपमेंट में करनी है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट में। देखिए, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट जो है, ये बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट आपका जो बिजनेस यूजर्स है और जो आपकी डेवलपमेंट है उन दोनों के बीच का गैप को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि देखिए, कई बार जो डेवलपर होते हैं वो इतनी टेक्निकल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, या जैसे जो बिजनेस यूजर्स है वो हमारे, वो नहीं समझेंगे कि जावा लैंग्वेज में आप किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है जैसे कि आपको यूएमएल याद होगा, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जिसमें
जिसमें आप डायग्राम्स वगैरह बना के आप दिखाते थे अपने यूज़र्स को कि हाँ इस तरीके से मैं इम्प्लीमेंटेशन करने वाला हूँ। फिर भी वहाँ पे कई चीज़ें कुछ टेक्निकल हो जाती थी, जैसे क्लास लेवल डायग्राम्स वगैरह आ जाते थे, उसमें मेथड्स की कैसे कॉलिंग होगी, वो थोड़ा आर्किटेक्ट लेवल का चीज़ें हो जाती थी कि एक आर्किटेक्ट डिफाइन करता है कि वो कैसे आपका पूरा डिज़ाइनिंग बनेगा जिसमें आप डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इसीलिए बिजनेस यूज़र के साथ में गैप कम करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश में ही आप सारी चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट में जैसे कुकम्बर फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा फेमस है। कुकम्बर फ्रेमवर्क में आप क्या करते हैं कि गिवन व्हेन देन, इस तरीके से आप अपनी फीचर्स फाइल बनाते हैं कि ये गिवन कंडीशन में अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप जितने भी, जैसे आपका जो एपिक बनता है उस एपिक को आप फीचर्स में डिवाइड करते हो, फीचर से आप स्टोरीज फाइंड आउट करते हो, ठीक है, और उस स्टोरीज में आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डालते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोई भी अगर रिक्वायरमेंट आपकी आती है तो बहुत सिंपल भाषा में इंग्लिश में आप गिवन व्हेन देन करके आप अपने यूज़र के साथ में डिस्कस करते हैं, जिसमें कई चीज़ें हो सकती है कि गिवन की यूज़र ने इस तरीके से लॉगिन किया, गिवन की मोबाइल से लॉगिन किया है, गिवन की डेस्कटॉप से लॉगिन किया है, और उस समय क्या क्या कंडीशन है, व्हेन ऐसा ऐसा कुछ है, और देन क्या होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आपकी जो कुकम्बर फ्रेमवर्क है उसके थ्रू देखिए सारे सिनेरियोज का इंप्लीमेंटेशन या सिंपल भाषा में किया गया है, और इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स भी लिए गए हैं। जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे ये इनपुट पैरामीटर का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक फीचरिंग, जो भी आपको टू डू टास्क जैसे उसके लिए फिल्टरिंग का टू डू फीचर है आपका इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं कि भाई ये मेरा सिनेरियोस है, जिसमें आपने कुछ वेरिएबल्स के नाम दे दिए हैं कि गिवन है एंड व्हेन देन, ठीक है। तो कुछ कंडीशन एंड के साथ में भी आप लग सकते हैं, और जो भी आपके यहाँ वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, टास्क, फिल्टर, एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये एज एन वेरिएबल यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हुए हैं वो पास होंगे। मतलब बाई सम मिल्क, वॉक द डॉग, और फिल्टर अगर एक्टिव है तो क्या करना है, बाई सम मिल्क का आपका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने भी आप सिनेरियोज बना सकते हैं, जितने भी इनपुट पैरामीटर आउटपुट पैरामीटर्स बना सकते हैं, वो सारे इंप्लीमेंटेशन आपकी फीचर फाइल्स में ही हो जाएंगे। तो मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट की एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वगैरह जो होनी है वो आपको क्लियरली एकदम डिफाइन हो जाती है यहीं पे कुकम्बर फ्रेमवर्क में, और इसका एग्जीक्यूशन भी हो जाता है यहाँ पे कि हाँ जो इनपुट पास हो रहा है वो आउटपुट कैसा आएगा। अब जब ये चीज़ें सारी हो जाती हैं कि हमारा ये सब चीज़ें से लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि एरर 7 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें पास होनी चाहिए। जब ये पास हो जाएगी मतलब कि हमारा ये चीज़ डिफाइन हो जाता है कि हमारा जो आपका टेस्टिंग का आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाना चाहते थे, जो आप टेस्ट केसेस बनाना चाहते थे, उसमें आपने सारे सिनेरियोज कवर अप कर लिए, कोई भी सिनेरियो मिस नहीं है, और वो बिजनेस से भी अप्रूव्ड है। तो उसके बाद आप कोडिंग करने को मूव करेंगे। मतलब अब आप जो कोडिंग करेंगे एक्चुअल में, वहां पे यही सारी कंडीशन, जैसे कुकम्बर जे यूनिट का जो लाइब्रेरी होगा वो आप यूज करेंगे, और वहां पे सिमिलरली जैसे फीचर फाइल में यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन हुआ है यही सिमिलर आप कोडिंग यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपकी कंडीशन यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन हुई है, ये तो मतलब दूसरा एग्जांपल हो गया, लेकिन इसी तरीके से आप अपनी कोडिंग करेंगे। तो ये हो गया आपका बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट में। तो एक तरीके से जैसे जो इंडस्ट्रीज होती हैं देखिए वो हमेशा हाइब्रिड प्रैक्टिस को ज़्यादातर फॉलो करती हैं, ठीक है, जिसमें आपको ये तीनों कॉम्बिनेशन हो जाता है, और ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ही जो भी आपके क्रिटिकल एप्लीकेशंस होंगे, जो आपके जहाँ पे मान लीजिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स वगैरह की बहुत इंपॉर्टेंस होगी, या बिजनेस बैंकिंग डोमेन या टेलीकॉम इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहाँ पे जो आपका सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी जैसे एजाइल का फॉलो हो रहा है, तो उसमें जीरा फ्रेमवर्क में आप अपने जो भी एपिक फीचर सिनेरियोस जो दिखाई देंगे, और उसके बाद एक्चुअल में जो आप कोडिंग लेवल पे फॉलो करना चाहेंगे वहाँ पे आपको इस अप्रोच का फॉलो करना चाहिए, जिसमें आप स्टार्टिंग करेंगे DDD अप्रोच से, ठीक है, जो कि आपको डिफाइन करेगा आर्किटेक्ट की हेल्प करके कि कितने माइक्रो सर्विसेज उसमें अगर इंप्लीमेंटेशन करने हैं तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आप बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जिसमें गिवन, व्हेन और देन लेके आप कई मल्टीपल फीचर्स बनाएंगे, जो कि एग्जांपल्स के साथ में इनपुट पैरामीटर आउटपुट पैरामीटर के साथ में एग्जीक्यूशन करेंगे, ताकि आपके टेस्ट केसेस सारे फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करेंगे, जहां पे आप सबसे पहले अपना जे यूनिट का कोड लिखेंगे या यूनिट टेस्टिंग का कोड लिखेंगे जो कि फेल होगा, और उसको पास करने के लिए आप जो भी कोडिंग करेंगे वो इसका मतलब है कि वो उसको पास करने के लिए सारे पैरामीटर्स के साथ ऑटोमेटिकली आपने जो कोडिंग करी है वो वेल डिफाइंड और सबसे अच्छी कोड क्वालिटी का है। तो इससे क्या होगा कि देखिए मान लीजिए मैंने बोला कि स्क्रैच से आप कोड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो हमेशा विदाउट सीवियरिटी 1 या 2 डिफेक्ट, जो मेजर चीजें आपने देखिए सारी टेस्टिंग में ऑलरेडी कवर कर रखी है, उस टेस्टिंग के बेसिस पे ही कोडिंग हो रही है, तो मतलब आपका कोड तो अच्छा बनना ही बनना है। उसमें बहुत ज्यादा आपको बाद में एफर्ट नहीं देने की जरूरत है कि आप 1-2 महीना उसकी टेस्टिंग में निकाल दे रहे हो। तो ये एजाइल बेसिस पे आपका डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। और
अगर आप 8 साल या 7 साल बाद कोई एनहांसमेंट भी करते हैं तो सारा चीज़ों का अपना ऑटोमेशन कोड का हो रखा है। तो कोई अगर इम्पैक्ट किसी अलग फाइल की वजह से किसी पुरानी फाइल में भी होता है तो वो वहाँ पे फेल होने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर बार आप जब भी जाएंगे तो उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट केसेस हैं वहाँ पे फीचर्स फाइल को भी अपडेट करते रहेंगे, राइट। तो उनकी मैपिंग बनी हुई, तो देखिए आपकी जो पूरी एपिक फीचर यूजर स्टोरी सब कुछ की मैपिंग सीधे कोड के साथ पूरी बाइंडिंग हो गई है यहाँ पे इस अप्रोच के थ्रू। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच होता है एक तरीके से आपकी कोडिंग करने के लिए और अपने यूजर को डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन ऑलवेज मेल मी, आई वुड लव टू आंसर यू। थैंक यू सो मच।